नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में पैसे हैं, बैंक अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप गरीब हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सैलरी आने के दिन आप खुश होते हैं और महीने के मध्य तक आप परेशान हो जाते हैं? तो मेरे दोस्त, आप ईएमआई के जाल में फंस चुके हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य बताता हूं। भारत के 33 से 45% वेतनभोगी लोगों की मासिक कमाई अब सिर्फ ईएमआई चुकाने में जाती है। यानी महीने की आधी से ज्यादा कमाई ईएमआई के नाम। अब आप बताइए, जब आपकी आधी कमाई पहले से बंधी हो तो आप अमीर हैं या गरीब? ईएमआई ने हमारे मध्यम वर्ग को एक नई गुलामी में धकेल दिया है। लेकिन यह गुलामी इतनी चतुराई से बनाई गई है कि गुलाम को लगता है वह राजा है। फोन खरीदना है, ईएमआई पर। गाड़ी चाहिए, ईएमआई पर। घर का सामान, ईएमआई पर। अब तो छुट्टियां भी ईएमआई पर। आज मैं आपसे ईएमआई के इस खेल के बारे में बात करूं जो भारत के मध्यम वर्ग को धीरे धीरे खा रहा है। कमाओ, उधार लो, चुकाओ, फिर दोहराओ। देखिए, ईएमआई का यह जो फार्मूला है, कमाओ, उधार लो, चुकाओ, फिर दोहराओ, यह सिर्फ एक वित्तीय चक्र नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बन गई है। और यह जीवन शैली इतनी आकर्षक बनाई गई है कि लोग इसे अपनाने में गर्व महसूस करते हैं। वित्तीय एक्सपर्ट तपस चक्रवर्ती ने बिल्कुल सही कहा। भारत का एक मध्यम वर्ग महंगाई या टैक्स से उतना नहीं परेशान है जितना कि ईएमआई से है। लेकिन ईएमआई क्यों इतना लुभावना लगता है? एक फोन के लिए 50,000 रुपए एक साथ देना मुश्किल लगता है, लेकिन महीने के 2,500 रुपए आसान लगते हैं। एक गाड़ी के लिए 8 लाख रुपए कौन दे सकता है, लेकिन 15,000 रुपए महीने तो हर मध्यम वर्ग परिवार आसानी से दे सकता है। यही तो जाल है। बड़ी रकम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसे आसान बना दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर आप कितना चुका रहे हैं, इसका हिसाब कोई नहीं करता। एक उदाहरण देखते हैं। पुणे में रहने वाला एक कपल है जो हर महीने 3.5 लाख रुपए कमाता है। सुनकर लगता है कि वाह, कितनी अच्छी कमाई है। लेकिन उनके खर्चे देखिए। होम लोन की ईएमआई 1.5 लाख रुपए महीने है। कार लोन की ईएमआई 50,000 रुपए। बाकी अपने लाइफ स्टाइल पर खर्च उनके 70,000 रुपए। विदेश यात्रा सालाना 3 से 4 लाख रुपए। अब आप बताइए, यह कपल अमीर है या गरीब? ऊपर से देखने में लगता है कि बहुत शानदार जिंदगी जी रहे हैं। घर है, गाड़ी है, विदेश यात्रा भी करते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इनकी अगली 15 साल की कमाई पर बैंक का कब्जा है। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, यह भारत के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानी है। डेटा की सच्चाई, आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में 70% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। घरेलू बचत 47 साल के निचले स्तर पर आ गई। सिर्फ 5.3% ऑफ जीडीपी। 45% मिडिल क्लास परिवारों का डेब्ट सर्विस रेशियो 40% से ऊपर है। 5% पर्सनल लोन 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया है। अब आप इन आंकड़ों को देखकर क्या समझते हैं कि लोग खुशहाल हैं या परेशान हैं? जब बचत ही नहीं है तो आपातकाल में क्या करेंगे? जब आपकी नौकरी चली जाए तो ईएमआई कैसे भरेंगे? जब परिवार में कोई बीमार हो जाए तो पैसे कहां से आएंगे? नकली अमीरी का खेल, ये जो नकली अमीरी का खेल चल रहा है, इसके पीछे कौन है? बैंक हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, रियल टेक कंपनियां हैं। इन सभी का फायदा इसी में है
कि लोग उधार लेते रहे। देखिए, आज हर चीज ईएमआई पर मिलती है। फोन से लेकर फ्रिज तक, सोफे से लेकर एसी तक, फ्लाइट टिकट से लेकर छुट्टियां तक, यहाँ तक कि किराए का सामान भी ईएमआई पर मिल जाता है। यह सब इतना आसान बना दिया गया है कि आपको लगता है कि जैसे आप कोई एहसान ले रहे हैं। बस एक स्वाइप, बस एक क्लिक और सामान आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर ईएमआई के साथ आपकी गर्दन में एक और जंजीर पड़ती जा रही है। शिक्षा भी ईएमआई पर, सपने भी किस्तों में। अब आप बात करते हैं कि यह ईएमआई की बीमारी कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। आज बच्चों की शिक्षा की फीस भी ईएमआई से भरी जा रही है। स्कूल और फिनटेक स्टार्टअप मिलकर एजुकेशन लोन की ईएमआई बेच रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीनल गोयल के आंकड़े देखिए। एडमिशन फीस 35,000 रुपए, ट्यूशन फीस 1.4 लाख रुपए, एनुअल चार्जेस 38,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 44,000 से 73,000 रुपए, किताबें और यूनिफॉर्म 20 से 30,000 रुपए। इन सबको जोड़ दें तो एक बच्चे के लिए शिक्षा पर ही सालाना खर्च 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। अब भारत की औसत वार्षिक आय 4.4 लाख रुपए, यानी एक अभिभावक की आय का 40% से 80% तक बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो रहा है। तो अगर आपका एक बच्चा है तो आपकी आधी कमाई उसकी फीस में चली गई। 2 बच्चे हैं तो पूरी कमाई। अब आप खाएंगे क्या, घर का किराया कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे भरेंगे? इसका समाधान क्या है? ईएमआई पर फीस भरिए, यानी अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना भविष्य गिरवी रख दीजिए। स्वास्थ्य का खर्च और ईएमआई का सहारा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वह और भी महंगी हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों की हालात आप सभी जानते हैं। प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो पहले इलाज नहीं, पहले पेमेंट का इंतजाम। दिल का ऑपरेशन करवाना है, 5 से 10 लाख रुपए चाहिए। कैंसर का इलाज 15 से 20 लाख रुपए। अब पैसा आएगा कहां से? बीमा है, वह भी कवर नहीं करता पूरा खर्च। बचत है, वह भी काम नहीं आती, क्योंकि ईएमआई चुकाते चुकाते बचत ही नहीं रही। तो क्या करेंगे? पर्सनल लोन लेंगे, मेडिकल लोन लेंगे, यानी बीमारी के साथ साथ कर्ज का बोझ भी। सरकारी कर्मचारी भी परेशान। जिन सरकारी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी है, वे भी इस ईएमआई के जाल से बच नहीं पाए। 8वें पे कमीशन की बात हो रही है। सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन क्या सैलरी बढ़ने से ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा? मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की सैलरी 50% बढ़ जाती है, लेकिन उसकी ईएमआई भी तो ब्याज के साथ बढ़ती रहती है। होम लोन 20 से 30 साल का है, कार लोन 5 से 7 साल का है। इस बीच महंगाई भी बढ़ती रहती है। तो सैलरी बढ़ना और ईएमआई का बोझ कम होना, ये दोनों अलग बातें हैं। एआई का खतरा और ईएमआई का बोझ। अब एक नई समस्या आ गई है, एआई का खतरा। टीसीएस ने 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। अगले 2 से 3 साल में 4 से 5 लाख नौकरियां एआई की वजह से जा सकती हैं। अब जरा सोचिए, एक इंजीनियर है, उसकी ईएमआई चल रही है, 4 से 12 साल का अनुभव है, लेकिन स्किल्स पुराने हैं। अचानक से नौकरी चली गई, ईएमआई कौन भरेगा? बैंक तो यह नहीं पूछेगा कि आपकी नौकरी ईएमआई की वजह से गई है या आपकी गलती से। बैंक को तो आपकी ईएमआई चाहिए। यह है आज के मध्यम वर्ग की असली समस्या। एक तरफ नौकरी की अनिश्चितता और दूसरी तरफ ईएमआई का बोझ। ईएमआई वाली शादियां। अब बात करते हैं शादी ब्याह की। पहले कहते थे बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करो, अब कहते हैं बेटी की शादी भी ईएमआई पर करवा दो। शादी का हॉल ईएमआई पर, कैटरिंग ईएमआई पर, फोटोग्राफी ईएमआई पर, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन सब पर ईएमआई है।
यहाँ तक कि दुल्हन का लहंगा भी ईएमआई पर। अब दूल्हा दुल्हन की पहली रात से ही ईएमआई का खेल शुरू हो जाता है, रोमांस भी किस्तों में। वैसे एक बात और है, शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं ना, वे भी ईएमआई से खरीदे गए होते हैं। यानी ईएमआई से खरीदा गया गिफ्ट, ईएमआई से करवाई गई शादी, यह है आधुनिक भारत का रिश्ता नाता। व्हाट्सएप के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, अब हर घर में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हैं। व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड आता है क्रेडिट कार्ड के 10 फायदे, ईएमआई के बिना कैसे जिए, पर्सनल लोन के नुकसान। लेकिन असल में यही लोग अपना क्रेडिट स्कोर रोज चेक करते हैं। सुबह उठकर पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं और फिर क्रेडिट स्कोर देखते हैं। अगर स्कोर बढ़ गया तो खुश हो जाते हैं, अरे यार मेरा क्रेडिट स्कोर 750 हो गया, अब मैं और लोन ले सकता हूँ। ये कैसी सोच है भाई? क्रेडिट स्कोर बढ़ने पर खुशी मनाना यानी और कर्ज लेने की खुशी मनाना। पहले लोग बचत के लिए गर्व करते थे, फिक्स डिपॉजिट करवाने की खुशी होती थी, और अब लोग लोन अप्रूव होने पर खुशी मनाते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखिए, हर कोई लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखा रहा है। नई गाड़ी खरीदो तो फोटो, विदेश गए तो रील, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाया तो स्टोरी। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यह सब ईएमआई पर है। ट्रिप का फोटो दिखाएंगे लेकिन ट्रिप लोन नहीं बताएंगे, गाड़ी का फोटो पोस्ट करेंगे लेकिन गाड़ी की ईएमआई नहीं बताएंगे। सोशल मीडिया पर लाइफ स्टाइल है, रियलिटी में डेप्थ है। एक दोस्त मिला, बोला यार मैंने नई कार ली। मैं पूछा कैसे? वो बोला अरे नहीं यार, 7 साल की ईएमआई है लेकिन सिर्फ 18,000 रुपए महीने। मैंने कहा भाई 18,000 रुपए में 7 साल में तू 15 लाख रुपए दे रहा है, गाड़ी की कीमत 9 लाख यार, तू भी ना, जमाना ईएमआई का है, कैश कौन देता है? यह है आज की सोच। ईएमआई को सामान्य मान लिया गया है, कैश पेमेंट को पुरानी बात। गोदी मीडिया और ईएमआई की खबरें। गोदी मीडिया आपको बताएगा भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ सबसे ज्यादा विकसित भारत का सपना। लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि यह ग्रोथ कैसी है। यह ग्रोथ कंज्यूमर डेट से आ रही है, लोग उधार लेकर सामान खरीद रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ रही है। यह ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, यह डेप्थ ड्रिवन ग्रोथ है। जब भविष्य में यह डेप्थ चुकाने का समय आएगा तब क्या होगा, तब अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? लेकिन गोदी मीडिया इन सवालों के जवाब नहीं देता, वो सिर्फ अच्छी खबरें दिखाता है। जब जज पर जूता फेंकने की घटना होती है तो गोदी मीडिया चुप रह जाता है, लेकिन ईएमआई के आंकड़े भी गलत नहीं दिखा सकता क्योंकि वे सरकारी हैं। क्या है समाधान? अब आप पूछेंगे कि आशीष भाई आपने समस्या तो बता दी, लेकिन समाधान क्या है? सुनिए, समाधान बहुत सरल है लेकिन करना मुश्किल है। पहला नियम, ईएमआई को अपनी कमाई के 40% तक सीमित रखें। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो सारी ईएमआई मिलाकर 20,000 रुपए से ज्यादा न हो। दूसरा नियम, जरूरत और चाहत में फर्क सीखें। फोन की जरूरत है लेकिन आईफोन की नहीं, गाड़ी की जरूरत है लेकिन लग्जरी कार की नहीं। तीसरा नियम, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने का खर्च आपके पास कैश में होना चाहिए। चौथा नियम, सोशल प्रेशर को इग्नोर करें। दोस्त कितनी भी गाड़ी खरीद ले, आप अपनी औकात के अनुसार जिए। पांचवा नियम, इन्वेस्टमेंट में जो पैसा फंसाना है वो ईएमआई में ना फंसाए। सरकार क्या कर सकती है? सरकार को भी कुछ करना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी अनिवार्य करनी होगी, स्कूल कॉलेज में पर्सनल फाइनेंस पढ़ाना होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नियम सख्त करने होंगे, हिडन चार्जेज प्रोसेसिंग फीस पर रोक लगानी होगी, इंटरेस्ट रेट को रीजनेबल रखना होगा। 24 से 36% के पर्सनल लोन रेट क्रिमिनल है। क्रेडिट कार्ड के नॉर्म सख्त करने होंगे, हर किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए। मध्यम वर्ग को समझना होगा,
लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें समझना होगा कि ईएमआई कोई जादू नहीं है, ये एक कर्ज है और हर कर्ज वापस करना पड़ता है ब्याज के साथ। हमें समझना होगा कि फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला भारतीय माध्यम वर्ग के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारी सैलरी की ग्रोथ ईएमआई के कंपाउंड इंटरेस्ट को बीट नहीं कर सकती। हमें समझना होगा कि बचत करना कोई पुराने जमाने की बात नहीं है, यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बुनियाद है। असली अमीरी क्या है? असली अमीरी यह नहीं कि आपके पास कितना सामान है, असली अमीरी यह है कि आपके पास कितनी फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आप ईएमआई के बिना एक महीना नहीं काट सकते तो आप अमीर नहीं हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाए और आप 6 महीने सरवाइव नहीं कर सकते तो आप सिक्योर नहीं हैं। अगर आपको हर खरीदारी से पहले ईएमआई का कैलकुलेशन करना पड़ती है तो आप फ्री नहीं हैं। असली अमीरी यह है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के अनुसार बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकते। अंतिम संदेश देखिए दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि ईएमआई बिल्कुल गलत है। घर खरीदने के लिए होम लोन जरूरी है, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन समझ में आता है, लेकिन जब लाइफस्टाइल के लिए, दिखावे के लिए, सोशल प्रेशर के लिए ईएमआई लेते हैं तो यह गलत है। ईएमआई एक टूल है, मास्टर नहीं। लेकिन आज ईएमआई हमारी मास्टर बन गई है। भारत का मध्यम वर्ग इस देश की रीढ़ है। अगर ये रीढ़ कर्ज के बोझ से टूट जाएगी तो पूरा देश लड़खड़ा जाएगा। इसलिए अपनी ईएमआई पर कंट्रोल रखिए, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बचाइए। और हाँ, अगली बार कोई कहे कि सिर्फ 2000 रुपए महीना ईएमआई है तो उससे पूछिए कुल कितना चुकाना है और कितने साल में। ईएमआई के जाल से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा धैर्य और बहुत सारी अनुशासन की जरूरत है। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में।